नमस्कार, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं भारत के सबसे प्यारे और सबसे चर्चित एजुकेशनल प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला हिंदी मीडियम पर। हम लोग अपनी क्लास 10th के प्यारे बच्चों के साथ बात कर रहे हैं और क्लास 10th के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही मच अवेटेड एक लेक्चर है जिसका आप सभी लोग इंतजार कर रहे थे। हिस्ट्री यानी कि इतिहास से संबंधित ये हमारी क्लास होने वाली है दोस्तों, और आप सभी लोग देख पा रहे हैं चैप्टर का नाम स्क्रीन पर लिखा हुआ है। क्या पढ़ेंगे गुरुजी आज, क्या पढ़ेंगे सर जी आज? तो दोस्तों हम लोग अपनी आज की इस क्लास में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इतिहास का ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th के संदर्भ में। अधिकतर जो हमारे प्यारे बच्चे हैं वो कंफ्यूज होते हैं इस चैप्टर से संबंधित, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा अध्याय है ये भारत से संबंधित नहीं है, ये यूरोप से संबंधित है। और इस चैप्टर के अंदर हम लोग दुनिया के अंदर, मुख्य तौर पर यूरोप में जो बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, यूरोप के अंदर जो अलग अलग देश बने हैं, उनकी पूरी कहानी को हम लोग अपनी आज की इस क्लास में आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी ये जो बोर्ड बूस्टर सीरीज चल रही है, इसके अंदर हम लोग मुख्य तौर पर हर चैप्टर से संबंधित जो महत्वपूर्ण सवाल होते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उसको आपके सामने रखते आ रहे हैं। हमारी आज की इस क्लास में भी दोस्तों हम लोग इस चैप्टर से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट सवालों को आप सभी के सामने रखेंगे। और मैं आपको बताऊं, मैं आपसे पूरा वादा करता हूं कि आप इस क्लास से कोई भी क्वेश्चन बाहर आते हुए नहीं देखेंगे अपने पेपर के अंदर। तो भैया कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे के पूरे चैप्टर को समझेंगे। सवाल होंगे और उनके होंगे आंसर्स, और उनको बहुत गहराई में, बहुत ही सरलता के साथ हम लोग आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। करना क्या होगा, क्लास को शुरू से लेकर आखिर तक देखना होगा। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट और कोई भी कंफ्यूजन आपके सामने नहीं रहने वाला। लेट्स बिगिन द क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम भैया आपको दिखा ही हुआ है, अध्यापक, यानी कि हमारा नाम भी आपको दिख ही रहा है। हम लोग बात कर रहे हैं हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ। तो भैया क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर से संबंधित लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो बेसिकली ये जो पूरा का पूरा हमारा अध्याय है, इसको हम लोग समझने वाले हैं पूरे क्वेश्चंस के साथ। और ये वो सवाल हैं जो आपके पेपर के अंदर आते रहे हैं। बहुत से बच्चों का ये कंफ्यूजन है कि सर हम यूपी बोर्ड के हैं तो क्या हमारे लिए ये क्लास है, सर हम बिहार बोर्ड के हैं तो क्या हमारे लिए ये क्लास है। भैया आप भारत के किसी भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, किसी भी हिंदी मीडियम बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर सीबीएसई बोर्ड जो हमारा है, आप सभी के लिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और आप सभी के सिलेबस में ये चैप्टर मौजूद है। ठीक है जी, तो किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। इस चैप्टर को बहुत जबरदस्त तरीके से हमें अब स्टार्ट कर देना है। चैप्टर की शुरुआत आप सभी के साथ कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक बार क्या कर लेते हैं दोस्तों, पीछे चलकर देख लेते हैं चैप्टर का नाम यूरोप में राष्ट्रवाद और करते हैं अपनी आज की क्लास को शुरू। सबसे पहले पेपर में सवाल पूछा जाता है दोस्तों, और सवाल कुछ इस तरीके से है कि भैया ये जो राष्ट्रवाद है इसी का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय राष्ट्रवाद, है ना, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले हम लोग यही समझ लेते हैं, क्या राष्ट्रवाद किसी चिड़िया का नाम है, क्या राष्ट्रवाद किसी गाड़ी का नाम है, क्या राष्ट्रवाद किसी, आप देखते हैं कि किसी ब्रांड का नाम है। भैया ऐसा नहीं है। राष्ट्रवाद है क्या, इसको समझते हैं, क्योंकि अगर हमने राष्ट्रवाद शब्द को समझ लिया तो इस चैप्टर को समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए राष्ट्रवाद जो है ना, ये एक प्रकार की फीलिंग है। क्या है दोस्तों, कि ये एक प्रकार की फीलिंग है। और अगर हम सिंपल शब्दों में राष्ट्रवाद को समझने की कोशिश करें तो राष्ट्रवाद कुछ भी नहीं, ये क्या है दोस्तों, ये है देश प्रेम। क्या है दोस्तों, देश प्रेम। क्या है, देश प्रेम। क्या आप लोग अपने देश से प्रेम करते हैं? जी हाँ, इसका मतलब आप और हम राष्ट्रवादी हैं। तो अगर आप लोग अपने देश से प्रेम कर रहे हैं तो आप लोग राष्ट्रवादी हैं। अच्छा, ये जो राष्ट्रवाद है या फिर ये जो देश प्रेम की ये जो भावना है, ये आज से लगभग 350 साल पीछे अगर हम जाएं तो हम देखते हैं कि बड़ी अजीब सी थी। हम देखते हैं कि मुख्य तौर पर जो यूरोप है ना, यूरोप का जो इलाका है, वहां पर पता है क्या माना जाता था, वहां पर अधिकतर राजाओं का राज होता था। क्या होता था दोस्तों, वहां पर राजाओं का राज होता था। और यह माना जाता था कि भैया अगर आप अपने राजा से प्रेम करते हैं तो आप अपने देश से प्रेम करते हैं। क्या ये एक सही देश प्रेम की भावना है? नहीं भाई, राजा तो आते जाते रहते हैं, देश पहले है ना। तो आप देखें कि मुख्य तौर पर राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद एक प्रकार की भावना है, राष्ट्रवाद एक प्रकार की देश प्रेम की भावना है। ठीक है, और पुराने समय के अंदर जो राष्ट्रवाद की भावना थी, जो देश प्रेम की भावना थी, वो बड़ी अजीब सी थी। ये माना जाता था कि अगर आप राजा से प्रेम कर रहे हैं तो ये असली देश प्रेम है, जो कि नहीं होता। क्यों नहीं होता उसे हम आगे देखेंगे। तो राष्ट्रवाद क्या है, कि राष्ट्रवाद मुख्य तौर पर है कि देश के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सभी की पहचान एक है। अब हमारे देश के अंदर ही हम देख लें, हमारे यहाँ पर अलग अलग धर्म, जाति, भाषा, लिंग, समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन हम सभी की पहचान क्या है, ना तो हम अपने धर्म से, ना तो अपनी जाति से, ना तो अपनी भाषा से, ना तो अपने लिंग से पहचाने जाते हैं। हम सभी की पहचान भारतीय है। हम पहले भारतीय हैं, बाद में हमारा धर्म, जाति आते हैं।
तो राष्ट्रवाद एक प्रकार की भावना है और सीधे सरल शब्दों में ये एक प्रकार की देश प्रेम की भावना है ना। और राष्ट्रवाद की जो हमारी भावना है इसको मजबूती कैसे मिलती है दोस्तों? इसको मजबूती मिलती है देश के राष्ट्रीय ध्वज से। जब हमारा तिरंगा लहराता है, कैसे आप सभी लोग क्या करते हैं, प्राउड मूवमेंट फील करते हैं। तो किसी भी देश के अंदर देश को एक करने में, देश की एकता को मजबूत करने में देशभक्ति की ये जो भावना है, राष्ट्रवाद की ये जो भावना है, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देती है। और राष्ट्रवाद को मजबूती प्रदान करते हैं क्या क्या चीजें? उस देश का राष्ट्रीय ध्वज, अलग अलग राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रीय गान। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर अभी हमने राष्ट्रवाद का क्या अर्थ होता है उसको आपके सामने रखा। अब हम लोग आप सभी के साथ राष्ट्रवाद की जो पूरी ये कहानी थी इसको हम लोग समझ चुके हैं। राष्ट्रवाद मतलब देश प्रेम, देश के प्रति प्रेम, है ना। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां से हम लोग समझेंगे यूरोप के अंदर कि यूरोप क्या है। यूरोप एक महाद्वीप का नाम है। दुनिया के अंदर आप देखते हैं कि बहुत से महाद्वीप हैं। हमारा प्यारा भारत कौन से महाद्वीप में है? जल्दी से कमेंट कर बताइए कि भारत किस कॉन्टिनेंट या फिर महाद्वीप के अंदर आता है। ठीक, हमारा प्यारा भारत एशिया महाद्वीप में है। आप में से अधिकतर बच्चों को पता ही होगा, मैंने भी आपको बता दिया। तो दोस्तों यहां पर हम बात कर रहे हैं यूरोप महाद्वीप की। यूरोप दुनिया के एकदम बीच में पड़ने वाला इलाका है जिसे हम लोग यूरोप महाद्वीप कहते हैं और यहां पर अलग अलग देश हुआ करते थे। यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद मतलब यूरोप के अंदर देश प्रेम की भावना कब से शुरू हुई, है ना। पुराने समय में यह माना जाता था कि अगर आप राजा से प्रेम कर रहे हैं तो यही असली देश प्रेम है, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है। आज कोई राजा है, कल कोई दूसरा बनेगा, फिर कोई तीसरा बनेगा, कोई चौथा बनेगा। राजा आते जाते रहते हैं, शासक आते जाते रहते हैं, देश हमेशा से और हमेशा रहेगा। तो ये जो असली देश प्रेम की भावना थी, ये जो असली राष्ट्रवाद की भावना थी, ये सबसे पहले यूरोप में ही शुरू होती है और उसके बाद दुनिया के अलग अलग देशों में फैलती है। सवाल पूछा जा रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना कब से शुरू हुई। तो भैया यूरोप के अंदर मुख्य तौर पर अगर हम लोग देखें कि नए तरीके से राष्ट्रों का निर्माण, राष्ट्र का मतलब हुआ कि यूरोप के अंदर नए तरीके से जो देश बनने की शुरुआत थी वो 1789 में होती है। क्लास 9 आपको याद होगी दोस्तों, वहां पर हम लोगों ने बात करी थी फ्रांस की क्रांति के बारे में। भाई एक देश है यूरोप में ही पड़ता है जिसका नाम क्या है दोस्तों? जिसका नाम है फ्रांस। और इस देश के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि यहां पर ना क्रांति होती है। क्रांति का मतलब कि जनता सड़कों पर आ जाती है और सड़कों पर आ जाने के बाद क्या करती है भैया? अपने शासक को बाहर कर देती है, अपने शासक को ही पद से हटा देती है, राजा को ही कहती है कि भैया राजा जी बाहर चले जाओ, क्योंकि राजा सही तरीके से शासन नहीं चला रहा था। क्या आप लोग कमेंट कर बताएंगे? 9th में हम लोगों ने पढ़ा है दोस्तों कि कौन उस समय फ्रांस का शासक था, बताइए दोस्तों। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि एक देश था फ्रांस, वहां पर क्रांति हुई और उस समय फ्रांस के अंदर क्या था? जो वहां का राजा हुआ करता था वही सारी शक्तियों को ले आया करता था। जनता ने कहा कि भैया ये राजा सही तरीके से काम नहीं कर रहा, इससे हमारा देश खराब हो रहा है, इससे हमारा देश बर्बाद हो रहा है, हमें राजा को हटाना होगा। देश प्रेम की भावना जो पुराने समय में चला करती थी कि राजा से प्रेम कर रहे हो तो ये ठीक है, लेकिन जनता को समझ में आया कि हमें देश से प्रेम करना होगा और 1789 में क्रांति होती है। वो जो राजा था उसका नाम था लुई 16, जिसे हम लोग कहते हैं लुई 16। उस लुई 16 को आप लोग देखते हैं कि पद से हटाया गया और उसी के बाद से यूरोप के अंदर देश प्रेम की नई भावना, राष्ट्रवाद की नई भावना शुरू हुई। तो सीधे सरल शब्दों में यूरोप में राष्ट्रवाद की जो भावना है, देश प्रेम की जो भावना है कि भैया देश से पहले प्रेम करना है, राजाओं से नहीं, शासकों से नहीं, ये 1789 की क्रांति से होती है। और फिर ये जो 1789 की क्रांति थी, है ना, ये पूरे यूरोप में, फ्रांस से शुरू होती है और ये पूरे यूरोप में फैल जाती है लगभग 1 सदी बाद, यानी कि 100 साल लगते हैं कि हमें देश से प्रेम करना है। ये जो पूरी भावना थी ये पूरे यूरोप में फैलती है आने वाले 100 सालों के अंदर। 1789 में शुरू हुई और आने वाले 100 सालों के अंदर लोग फिर देश से पहले प्रेम करते हैं, अपने शासक से नहीं। और ये आप देख पा रहे हैं फ्रांस की क्रांति का दृश्य। ठीक है, अच्छा, इसी से संबंधित एक और सवाल होता है दोस्तों। सवाल कुछ इस तरीके से पूछा जाता है कि राष्ट्रवाद की दुनिया के अंदर देश प्रेम की सबसे पहली अभिव्यक्ति, यानी कि दुनिया के अंदर देश प्रेम की सबसे पहली अगर हम देखें घटना कब घटी, कि जहां पर लोगों ने शासक को नहीं, अपने राजा को नहीं, अपने नेता को नहीं, बल्कि अपने देश को सबसे पहले रखा और देश को बचाने के लिए वो इकट्ठे हुए। ये सबसे पहले कहां दिखा? अभी अभी हमने समझा। तो दुनिया के अंदर राष्ट्रवाद की, देश प्रेम की जो सबसे पहली अभिव्यक्ति है वो फ्रांस की क्रांति में ही 1789 में हमारे सामने आई। तो एक ही सवाल को 2 अलग अलग तरीकों से पूछा जाता है। बढ़ते हैं आगे। तो यहां तक तो हमने आप सभी के साथ मुख्य तौर पर क्या किया, राष्ट्रवाद का मतलब क्या है, उसकी कहानी को अच्छे तरीके से समझा। अब यहां पर एक व्यक्ति का नाम आप सभी के सामने आ रहा है ना। इस व्यक्ति का नाम क्या है दोस्तों? इस व्यक्ति का नाम है नेपोलियन। हम इन्हें नेपोलियन चचा कहते हैं, नेपोलियन अंकल कहते हैं। नेपोलियन जी जो है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, फ्रांस नामक एक देश था, फ्रांस के अंदर एक राजा हुआ करता था और उस राजा का नाम क्या है दोस्तों? उस राजा का नाम है लुई 16।
सर ये जो लुई 16वां है ये कैसा राजा है? दोस्तों ये बहुत ही बेकार राजा है, बहुत ही गलत राजा है, जनता को परेशान करता है, गलत गलत कानून बनाता है और जनता की भलाई के कोई काम नहीं करता। तो जनता इससे प्रेम क्यों करती? जनता सड़कों पर आ जाती है और 1789 में क्या करती है दोस्तों? 1789 में मुख्य तौर पर क्या करती है? क्रांति कर देती है। और क्रांति करने के बाद क्या किया जाता है दोस्तों? ये जो राजा था उसको पद से हटा दिया जाता है और जनता फ्रांस के अंदर क्या करती है? जनता संविधान लाती है। संविधान का मतलब कि भैया पूरा जो देश होगा वो कानून से चलेगा, देश के अंदर सब बराबर होंगे, कोई अमीर गरीब का अंतर नहीं होगा। ठीक, और आप देखें कि कुछ समय तक है ना 1789 से 1799 तक हम देखते हैं कि मुख्य तौर पर फ्रांस जो था वो कुछ इसी परिदृश्य में चलता है कि संविधान की मदद से चलाया जाता है। लेकिन जो संविधान बनता है वो सही नहीं होता। जनता को समझ में आता है कि ये जो संविधान बना है इसमें तो अभी भी अमीरों के पास शक्तियां हैं। तो जनता दोबारा से एक ऐसे मसीहा को देखती है, वो चाहती है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति आए जो फ्रांस में परिवर्तन ला दे। और इसी समय एक व्यक्ति आते हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिनका नाम है नेपोलियन। पहले ये एक साधारण सैनिक हुआ करते थे। नेपोलियन जी जो थे वो एक साधारण सैनिक थे। ये जनता में ये विश्वास दिलाते हैं कि भैया मैं शासक बन जाऊंगा और उसके बाद फिर पूरे यूरोप के अंदर फ्रांस को मजबूत कर दूंगा। और आप देखते हैं कि जनता की उम्मीदों पर नेपोलियन खरे उतरते हैं और एक साधारण सा सैनिक क्या बन जाता है बच्चों? फ्रांस का शासक या फिर फ्रांस का राजा बन जाता है। कब बनते हैं? ये पेपर में पूछा जाता है। तो 1804 में हम देखते हैं कि नेपोलियन जी जो थे वो फ्रांस के शासक बनते हैं। पीछे की कहानी हमने देख ली क्लास 9th वाली भी, ताकि आप लोगों के साथ कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। अब हम लोग यहां पर ये डिस्कस करने वाले हैं कि जब फ्रांस में नेपोलियन जी 1804 के अंदर शासक बन जाते हैं तो क्या बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले देखते हैं कि नेपोलियन जी ने क्या किया। प्रशासन में बहुत बड़े बदलाव किए। नेपोलियन ने राजा बनने के बाद बहुत जबरदस्त और क्रांतिकारी बदलाव किए। क्रांतिकारी बदलावों का मतलब कि भैया इससे पहले दुनिया में इस तरीके के नियम और कानून बनाए ही नहीं थे और लोगों को यह विश्वास ही नहीं था कि इतने अच्छे तरीके से शासन को या फिर किसी देश को चलाया जा सकता है। तो बहुत जबरदस्त तरीके से फ्रांस में बहुत अच्छे अच्छे नियम नेपोलियन जी ने बनाए। ठीक है जी। अच्छा, नेपोलियन जी कब राजा बने? 1804 में ही। और 1804 में ही राजा बनने के बाद उन्होंने इन कानूनों को लागू किया। इन कानूनों को एक नाम से पुकारा जाता है दोस्तों, इसको नेपोलियन कोड भी कहा जाता है ना, नेपोलियन कोड। और उसी के साथ साथ इसे सिविल कोड भी कहा जाता है। तो घबराइएगा मत, बहुत सारे कानूनों को जब इकट्ठा बनाया जाता है तो उसे कोड कहा जाता है। तो नेपोलियन ने सन 1804 में बहुत सारे नियम बनाए और इन नियमों की वजह से ही जो फ्रांस था वो मजबूत बनने लगा। इन्हीं नियमों को हम लोग नेपोलियन कोड या फिर आप क्या देखते हैं कि सिविल कोड के नाम से पुकारते हैं। ये है हमारे प्यारे से नेपोलियन जी। अरे अब भैया चेहरा तो दिखाइए, देखिए जी, ये रहे हमारे प्यारे से नेपोलियन जी। अब आगे क्या हुआ दोस्तों? तो इन्होंने आखिर कौन कौन से नियम बनाए ये भी तो देख लेते हैं। 1804 में इन्होंने नियम बनाए। इन नियमों को हमने क्या कहा वो देखा। इन्होंने सबसे पहले ये कहा कि फ्रांस के अंदर जो जन्म के आधार पर मिलने वाली सुविधा है ना, कि मान लीजिए कि अगर मैं अमीर घर में पैदा हुआ तो मेरे पास ज्यादा अधिकार है, कोई किसान के घर में पैदा हुआ तो उसके पास कुछ अधिकार नहीं है। फ्रांस में ऐसा हुआ करता था। नेपोलियन ने कहा कि भैया ऐसा नहीं चलेगा, सब बराबर हैं। अगर आप फ्रांस के अंदर पैदा होते हैं, चाहे अमीर घर में पैदा हो या गरीब घर में, आप देश की नजर में, कानून की नजर में समान हैं और सबको समान हैसियत प्रदान की। नेपोलियन जी ने क्या किया? सबको समान हैसियत प्रदान की और संपत्ति के अधिकार को पुख्ता किया। यह कहा कि देश का चाहे कोई भी नागरिक हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो या फिर किसान हो, हर किसी को संपत्ति मिलेगी। सबके पास अपनी प्रॉपर्टी और अपना घर और अपना क्या होनी चाहिए? अपनी जमीन होनी चाहिए। तो यह सबसे बड़ा बदलाव आप देखते हैं कि नेपोलियन ने अपने कानून के अंदर किया। उसी के साथ साथ नेपोलियन ने क्या किया? नेपोलियन ने फ्रांस के अंदर तो बदलाव किया ही, उसी के साथ साथ फ्रांस बहुत से और देशों पर भी कब्जा करा हुआ था। फ्रांस ने अपने आसपास के बहुत से इलाकों को भी कब्जे में करा हुआ था। तो नेपोलियन ने क्या किया? नेपोलियन ने उन इलाकों के अंदर भी इन्हीं नियमों को लागू किया। ठीक है, अपने देश में तो किया ही किया और अपने आसपास के देशों में भी, क्षेत्रों में भी किया। अच्छा, पता है आपको क्या हुआ करता था? वहां पर ना सामंती व्यवस्था चला करती थी। भाई सामंती व्यवस्था का मतलब क्या है? सामंती व्यवस्था का मतलब है कि भैया आपका एक जमींदार होगा। क्या होगा? एक जमींदार होगा। और ये जो जमींदार होगा ये आपसे अपनी मर्जी से क्या कराएगा? किसानों से खेती कराएगा और सारा जो लाभ होगा वो अपने पास रख लेगा, है ना। आप लोगों ने पुरानी बॉलीवुड की मूवीज में भी देखा होगा कि एक गांव होता है, गांव के अंदर एक बड़ा सा ठाकुर होता है, या फिर आप देखेंगे एक मुख्य तौर पर आप देखेंगे एक जमींदार होता है और वो लोगों को परेशान करता है। तो कुछ इसी तरीके से आप देखते हैं कि नेपोलियन के समय में भी होता था और नेपोलियन ने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। ये कहा कि अगर किसानों को क्या करना है, अपना टैक्स देना है, तो सीधे वो राजा को देंगे, यानी कि हमको देंगे। और किसानों को जबरदस्ती काम कराया जाता था।
उनसे बहुत ज्यादा टैक्स लिए जाते थे, तो नेपोलियन ने उन टैक्सों को भी खत्म कर दिया और उनसे लिए जाने वाले जो और प्रकार के शुल्क थे उनको भी पूरे तौर पर समाप्त किया। ठीक है, उसी के साथ साथ उन्होंने क्या किया, उन्होंने देश के अंदर, पूरे फ्रांस के अंदर यातायात को अच्छा किया, सड़कों को मजबूत बनाया, है ना, सड़कों को मजबूत बनाया। और उस समय की जो डाक व्यवस्था थी, डाक व्यवस्था का मतलब चिट्ठियां आने ले जाने का जो सिलसिला था, उसको भी बेहतर किया। तो ये उस समय के हिसाब से बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव थे और इसी वजह से जो फ्रांस था वो बहुत तेजी के साथ आप देखते हैं कि आगे बढ़ता चला गया। ठीक है जी, तो दुनिया के अंदर जो अलग अलग देश थे उस समय के, वो देखा करते थे कि फ्रांस में इतने जबरदस्त बदलाव हो रहे हैं और दुनिया उसी तरीके से चल रही थी, पुराने तरीके से। वहीं फ्रांस के अंदर आप देखते हैं कि जबरदस्त तौर पर क्रांतिकारी बदलाव नेपोलियन ने कहे थे। तो नेपोलियन कैसे शासक बने, नेपोलियन के नियमों की पूरी कहानी को हमने आपके सामने यहां पर पेश किया, है ना। और ये नेपोलियन के सारे आप देखते हैं कि नेपोलियन संहिता इसे कहा जाता है या फिर नेपोलियन कोड भी। अच्छा, नेपोलियन के बारे में यूरोप के अन्य इलाकों में क्या क्या भावना थी, तो फ्रांस के अंदर नेपोलियन शासक बन जाते हैं 1804 के अंदर, इतने बड़े बड़े क्रांतिकारी बदलाव कर देते हैं। यूरोप के दूसरे देशों के लोग, यूरोप के दूसरे इलाकों के लोग, वो नेपोलियन के बारे में क्या सोचते थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर हम देखें कि जो फ्रांस था, है ना, नेपोलियन जो था फ्रांस पे तो शासन करता ही था, लेकिन फ्रांस ने कुछ और इलाकों पर भी कब्जा किया हुआ था। अच्छा, जो वहां के लोग थे, जिन इलाकों पर नेपोलियन ने कब्जा किया हुआ था, वो नेपोलियन के शासन के बारे में ना मिली जुली प्रतिक्रिया रखते थे। ना तो वो उसे बहुत अच्छा मान रहे थे और ना ही वो उसे बहुत बुरा मान रहे थे। ऐसे क्यों, चलिए हम लोग देखते हैं। भैया शुरू में क्या हुआ, शुरू के अंदर आप देखते हैं कि जो फ्रांस की सेना थी वो इन इलाकों के अंदर आ गई, है ना। जो फ्रांस था या फिर जो नेपोलियन की सेना थी वो इन आसपास के क्षेत्रों में आ गई और ये जो लोग थे वो अपने राजाओं से परेशान थे, क्योंकि इनके राजा बहुत ज्यादा क्रूर थे, इनके राजा बहुत ज्यादा परेशान करते थे अपनी जनता को। तो शुरुआत में जब फ्रांस की सेना इन आसपास के क्षेत्रों में पहुंची तो इन लोगों को लगा कि भाई फ्रांस वाले लोग तो हमारी आजादी के लिए आए हैं, क्या है, हमारी मदद करने के लिए आए हैं, है ना। तो ये फ्रांस के आसपास के क्षेत्रों में जब नेपोलियन की सेना पहुंची तो उन लोगों को लगा कि ये हमारी आजादी के लिए आए हैं। लेकिन जल्द ही क्या देखा जाता है दोस्तों, जल्द ही ये देखा जाता है कि लोगों को समझ में आया कि यहां पर आजादी तो हमें मिल रही है, लेकिन इसी के साथ साथ क्या किया जा रहा है, थोड़ा बहुत हमें परेशान भी किया जा रहा है। नेपोलियन जी क्या करते थे, नेपोलियन जी उन इलाकों में जो फ्रांस के बाहर के थे उनसे ज्यादा टैक्स लिया करते थे, है ना। तो जो फ्रांस के बाहर के इलाके थे वहां के लोगों से नेपोलियन ज्यादा टैक्स ले रहे थे। तो उन लोगों के लिए उन्हें कहीं ना कहीं आजादी तो मिली अपने शासकों से, अपने क्रूर राजाओं से, अपितु उनको ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा था, तो वो उसे ज्यादा अच्छा नहीं मान रहे थे। मिली जुली प्रतिक्रिया से अब यहां पर अर्थ समझ पा रहे हैं, है ना। और लोगों को जबरदस्ती फ्रांस की सेना में भी शामिल किया जाता था। यह कहा जाता था कि तुम अब हमारे ही देश की सेना में शामिल होगे, नेपोलियन की सेना में शामिल होगे। वो लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन जबरदस्ती उनको सेना में शामिल किया जाता था। और इसी के चलते क्या हुआ, इसी के चलते जो शुरुआत में जो लोग नेपोलियन की सेना का स्वागत कर रहे थे, जब उनको जबरदस्ती सेना में शामिल किया गया, उनसे टैक्स ज्यादा लिए जाने लगे, तो उन लोगों ने फिर नेपोलियन का और नेपोलियन के लोगों का और नेपोलियन की जो ये नए नियम आए थे इनका विरोध करना जारी रखा, इसका विरोध करना शुरू कर दिया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरे तौर पर इस चैप्टर को समझ पा रहे होंगे, आपके सामने किसी तरीके का कोई डाउट और कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम लोग इस पूरे अध्याय को क्वेश्चंस की फॉर्म में, सवालों की फॉर्म में आपके सामने रख रहे हैं। सवाल है, फ्रांसीसी क्रांति से पहले यूरोप की स्थिति क्या थी। जल्दी से आप कमेंट कर बताइए, जल्दी से बताइए, ठीक है जी, जल्दी से। राहुल, राजेश, मोहन, सोहन, चिंकी जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जल्दी से आप लोगों को कमेंट करके बता देना है कि भैया फ्रांस की क्रांति किस साल में हुई। क्लास 9 का वैसे ये सवाल है, बहुत आसान सवाल है और मैं पूरी अपेक्षा करता हूं कि आप इसका आंसर जरूर देंगे। तो बताइए दोस्तों, कब हुई फ्रांस की क्रांति। हमने अभी क्लास की शुरुआत में भी देख लिया था। और अगर आपने गलत आंसर दिया ना दोस्त, तो फिर मजा नहीं आएगा, फिर मैं आपके घर पर आऊंगा और फिर आपको पनिशमेंट देके जाऊंगा। तो सही आंसर दीजिएगा। बताइए दोस्तों, तो फ्रांस की जो क्रांति है, हमारी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, आप सभी को पता है कि 1789 में हुई, लुई 16 को उसके पद से हटाने के लिए। सवाल ये पूछा जा रहा है कि फ्रांस की क्रांति से पहले यूरोप के अंदर किस तरीके से देश चला करते थे, वहां पर क्या हालात हुआ करते थे। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो अगर हम लोग देखें कि 1789 की क्रांति से पहले यह कहा जाता था कि अगर आप देश में रह रहे हैं तो राजा ही आपका सर्वे सर्वा है। सर्वे सर्वा का मतलब कि भैया आप ही माई बाप हो, जो हो वो आप हो। देश प्रेम का मतलब होता था राजा से प्रेम करना, है ना। तो 1789 की क्रांति से पहले यूरोप के जो देश थे वो बड़े ही अलग तरीके से अपने शासन को चला रहे थे। क्या था, आप देखते हैं कि उस समय के अंदर यूरोप के अंदर, जैसे आज के समय में हम देखें, यूरोप में अलग अलग एडवांस कंट्रीज हैं, स्विट्जरलैंड है, बेल्जियम है, फ्रांस है, जर्मनी है। आज के समय में तो ये एक देश है, लेकिन
1789 से पहले इन देशों के कुछ नाम ही नहीं थे, ये देश ही मौजूद नहीं थे। जी हां दोस्तों, आप देखते हैं कि ये देश ही मौजूद नहीं थे। ना तो जर्मनी मौजूद था, ना तो हमारा वर्तमान समय का इटली था, ना तो स्विट्जरलैंड था। ये देश नहीं थे, बल्कि ये क्या थे, छोटे छोटे कबीलों में बटे हुए थे। कि पूरा जो यूरोप था एक संगठित देश के तौर पर यहां पर देश नहीं दिख रहे थे, छोटे छोटे इलाके थे। और इन छोटे छोटे इलाकों के अंदर आप लोग देखते हैं कि अलग अलग राजा लोग अपना शासन चलाया करते थे, है ना। अलग अलग शासक लोग क्या करा करते थे, 1789 से पहले इन इलाकों के अंदर अपने शासन को चलाया करते थे। और जनता से यह अपेक्षा की जाती थी कि भैया राजा ही सर्वशक्तिशाली है और राजा के प्रति ही आपको प्रेम करना है। जनता राजा के अधीन ही मानी जाती थी। यह कहा जाता था कि राजा से ही प्रेम कीजिए, राजा के लिए मर मिटने को तैयार रहिए। तो नए स्वरूप के देश थे ही नहीं, राजाओं के ऊपर ही हर चीज हुआ करती थी और जनता से अपेक्षा की जाती थी कि वो अपना आन बान शान सब राजा के लिए लगा दें। और उसी के साथ आप देखते हैं कि लोगों में ना कोई समान पहचान ही नहीं थी, कोई देश का स्वरूप ही नहीं था। लोग जी रहे थे, है ना। लोगों में एक रूपता नहीं थी, लोगों में अपनेपन की भावना नहीं थी। जैसे हमारे देश के अंदर अगर हम आज के समय में देखें तो हम सभी लोग अपने आप को भारतीय कहते हैं, क्योंकि हमारे देश का एक झंडा है, हम सभी की एक राष्ट्रीय गान है, हमारे देश की एक आप देखते हैं कि अलग अलग भाषाएं होते हुए भी हम सबको साथ लेके चल रहे हैं, हमारे एक देश का संविधान है। लेकिन उस समय के अंदर यूरोप में ऐसा कुछ भी नहीं था। लोग एक दूसरे से कटे हुए थे, राजा शक्तिशाली हुआ करते थे, देश थे ही नहीं, छोटे छोटे इलाकों में बटे हुए थे और इन छोटे इलाकों पर अलग अलग राजा लोग शासन किया करते थे। अगला सवाल है, 18वीं सदी में यूरोप का कुलीन वर्ग कैसा था। कुलीन का मतलब क्या होता है, कुलीन का मतलब होता है दोस्त अमीर, ठीक है जी, मालदार आदमी, ठीक है जी। जो बहुत पैसे वाले होते हैं भैया जी, तो उनको कुलीन कहा जाता है। जो अमीर लोग होते हैं उनको कुलीन कहा जाता है। सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि 18वीं सदी के आसपास का, जब पूरे तौर पर आप देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति चल रही है, उस समय यूरोप के अंदर और फ्रांस के अंदर जो अमीर लोग थे वो किस तरीके से रहा करते थे, क्या उनका जीवन जीने का तरीका था और वो क्या किया करते थे, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो अगर हम लोग देखें कि यूरोप के महाद्वीप में, पूरे यूरोप के अंदर जो अमीर लोग थे ना भैया, उनके पास बड़ी बड़ी जमीनें हुआ करती थी, है ना। तो ये बड़ी बड़ी जमीनों के, बड़ी बड़ी जागीरों के मालिक हुआ करते थे। और जैसे आज के समय में भी आप लोग देखें कि जिनके जो अमीर लोग होते हैं वो राजनीति में, सामाजिक तौर पर उन्हें बड़ी प्रतिष्ठा मिलती है, उनको बहुत सम्मान किया जाता है। अरे सलाम कीजिए प्रधान जी को, इनके पास 500 बीघा जमीन है, ऐसा करते हैं आज के समय में भी। जी हाँ, तो कुछ ऐसे ही आप लोग देखते हैं कि जो यूरोप था वहां पर भी किया जाता था। तो ये जो अमीर लोग थे जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें थी, ये सामाजिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर आप देखते हैं कि बहुत प्रभावशाली थे। राजा लोग इन्हीं के साथ मिलकर शासन करने की कोशिश किया करते थे। ये जो कुलीन वर्ग के लोग थे, है ना, आप देखते हैं कि इनका ना जनता की जिम्मेदारी, ये जो गरीब लोग थे, किसान लोग थे, उनसे लेना देना नहीं था। अमीर लोग बस अपनी क्या करते थे, मौज मस्ती में रहा करते थे, किसानों से, मजदूरों से, दासों से, इनसे काम करवाया करते थे, अपनी जमीनों पर इनसे खेती करवाया करते थे। जनता की समस्याओं से इनका कोई भी लेना देना नहीं था और ये एक अपनी लेविश लाइफ जिया करते थे, एक शाही जिंदगी ये लोग जिया करते थे। और मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि इनके अपने आलिशान बंगले हुआ करते थे, उन्हीं बंगलों के अंदर ये लोग रहा करते थे, बड़ी बड़ी जमीनें इनकी हुआ करती थी, है ना। ये आपको यूरोप के अमीर लोग दिख रहे हैं। उसी के साथ अमीर लोगों में ही शादियां करते थे, जैसे आज के समय में भी आप लोग देखते हैं कि होता है। तो ये लोग इनका जो स्टेटस था, ये अपने ही लोगों के अंदर क्या किया करते थे, शादियां किया करते थे। और उसी के साथ साथ दोस्तों इन लोगों की जो भाषा थी वो फ्रेंच भाषा हुआ करती थी। तो ये अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए, ऊंचा दिखाने के लिए कि हम सबसे ऊपर हैं, ये फ्रेंच भाषा का प्रयोग किया करते थे। तो 18वीं सदी में जो कुलीन वर्ग था, अमीर वर्ग था यूरोप का, वो कुछ इस प्रकार से जिया करता था। बड़ी बड़ी जमीनें थी, मजदूरों से काम कराते थे, जनता की समस्याओं से कोई कुछ लेना देना नहीं था, बड़े बड़े घर थे, अपने ही लोगों में शादियां किया करते थे। और उसी के साथ आप देख रहे हैं कि बातचीत करने के लिए ये फ्रेंच भाषा बोलते थे और राजा इन्हीं के साथ चलने की कोशिश करते थे, क्योंकि देश के शासन में इनका बहुत बड़ा योगदान हुआ करता था। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। तो यहां पर तो हमने आपके साथ मुख्य तौर पर अमीर लोगों के बारे में पढ़ लिया। यहां पर एक शब्द आपके सामने लिखा है कि यूरोप में मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग का मतलब क्या होता है दोस्तों? मध्यम वर्ग का मतलब होता है मिडिल क्लास, ना तो बहुत ज्यादा अमीर, ना तो बहुत ज्यादा गरीब, मिडिल मैन, ठीक है जी, मिडिल क्लास लोग। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा ताकि आप लोग इस चीज को समझ लें। 1789 से पहले, ध्यान से सुनिएगा, 1789 की जो क्रांति होती है फ्रांस की, उससे पहले जो हमारा फ्रांस था ना, वहां पर जो समाज था वो बड़ा ही अजीब सा था। वहां पर 3 तरीके से हमें क्या दिखता है दोस्तों, हमें 3 तरीके से मुख्य तौर पर क्या दिखता है, समाज बटा हुआ दिखता है। क्या दिखता है? 3 तरीके से। एक थे पादरी लोग। पादरी लोग कौन होते हैं? जो धर्म का काम करते हैं। एक थे कुलीन लोग। कुलीन मतलब अमीर लोग।
और तीसरे कौन होते हैं दोस्तों, तीसरा हमारे कौन होते हैं, तीसरे होते हैं हमारे मजदूर, ठीक है। उसी के साथ होती हैं हमारी महिलाएं, उसी के साथ होते हैं हमारे किसान, और उसी के साथ होते हैं हमारे दास। तो अगर आप लोग ध्यान से देखें मुख्य तौर पर, तो जो फ्रांस था वहां पर पादरी लोग थे जो धर्म का काम करते थे, अमीर लोग थे, और मजदूर, महिलाएं, किसान और दास। क्या यहां पर मध्यम वर्ग की बात हो रही है? नहीं। 1789 से पहले तक फ्रांस के अंदर और यूरोप के अंदर मिडिल क्लास लोग थे ही नहीं। या तो चर्च का काम करने वाले लोग थे, या तो बहुत अमीर लोग थे, या फिर एकदम गरीब लोग हुआ करते थे, है ना, मिडिल क्लास लोग नहीं थे। 1789 की क्रांति के बाद ही आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं यूरोप के अंदर ये मिडिल क्लास लोग आए। ना तो ये बहुत ज्यादा अमीर थे और ना ही ये बहुत ज्यादा गरीब थे। ये लोग पहले गरीब हुआ करते थे, इन्होंने थोड़े बहुत क्या किए, व्यापार किया, और व्यापार करने के बाद इनके पास पैसा आया, और पैसे के बाद इन लोगों ने पठन का काम किया, पढ़ाई का काम किया, इन्होंने बड़ी बड़ी किताबों को पढ़ा, और उसके बाद फिर ये समाज में एक नया वर्ग आया जिसे हम लोग मिडिल क्लास लोग कहते हैं, ठीक है। अब इसको और अच्छे तरीके से हम लोग क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि यूरोप में जो मध्यम वर्ग का उदय है ये हमें कैसे दिखता है कि शुरुआत में ये लोग गरीब ही थे, इन्होंने उद्योग धंधों में क्या किया, वृद्धि की, इन्होंने बिजनेस में अपने आप को लगाया और बिजनेस में इनको प्रॉफिट हुआ, तो ये गरीब स्तर से थोड़ा सा ऊपर हो गए, बहुत ज्यादा ऊपर तो नहीं हुए लेकिन थोड़ा ऊपर हो गए, और इनको मिडिल क्लास लोग कहा गया। अच्छा, ये लोग जो थे ये मुख्य तौर पर क्या थे, ये व्यवसायिक वर्ग हुआ करते थे। व्यवसायिक वर्ग का मतलब कि ये शहरों में रहा करते थे और उसी के साथ साथ ये उत्पादन में लगे हुए थे, ये बिजनेस फैक्ट्रीज के अंदर चीजों को बनाने में ये लोग शामिल हुआ करते थे, अगर हम लोग मध्यम वर्ग की बात कर रहे हैं। और इससे पहले तक, यानी कि 1789 की क्रांति से पहले तक मध्यम वर्ग था ही नहीं, क्रांति के बाद ही हम देंगे, उससे पहले तक सिर्फ पादरी, कुलीन और ये गरीब लोग हुआ करते थे। लेकिन 1789 की क्रांति के बाद जब राजा हटा तो फिर एक नया हमें क्या दिखता है, एक नया वर्ग पूरे समाज के अंदर दिखता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को हम लोग मध्यम वर्ग या फिर मिडिल क्लास मैन के तौर पर इनको पुकारते हैं। और इन लोगों ने ही क्या कहा था, इन लोगों ने ही ये कहा था कि भैया देश प्रेम पहले है, राजा आते जाते रहेंगे, शासक आते जाते रहेंगे, नेता आते जाते रहेंगे, देश पहले, और हमें देश को बचाना है। तो जो क्रांति हुई उसमें भी इन लोगों का हाथ था, और क्रांति के बाद भी आप देखते हैं कि इन लोगों ने पूरे तौर पर यूरोप को और फ्रांस को बदला था। इन लोगों ने देश के अंदर एकता की बात की थी, सबको समान अधिकार की बात की थी, और ये लोग बिजनेसमैन थे, व्यापारी लोग हुआ करते थे, मिडिल क्लास लोग यूरोप के अंदर। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही अच्छा सवाल है, पूछा जा रहा है कि यूरोप में 19वीं सदी में आर्थिक क्षेत्र में कौन से सुधार हुए, है ना। 19वीं सदी का मतलब हुआ दोस्तों कि सन 1800 से मुख्य तौर पर सन 1900 के आसपास की बात हो रही है, 100 सालों का समूह। अब यहां पर पूरे के पूरे यूरोप के अंदर जैसे हमने देखा कि क्रांतियां हो रही थी, 1789 के बाद क्रांति हो जाती है, तो बहुत से अलग अलग नियम बनते हैं, बहुत से अलग अलग कोशिशें की जाती हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर, आर्थिक मतलब कि बिजनेस को मजबूत किया जा सके, व्यापार को मजबूत किया जा सके, कुछ कोशिशें होती हैं। उसी का हमारा यह सवाल है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि 1834 में एक देश है पर्शिया, है ना। 1834 में आप लोग देखते हैं कि पर्शिया कर ये जो क्षेत्र है ये क्या करता है, ये जोवरलिन कस्टम यूनियन का गठन करता है, और इसके बाद जर्मन राज्य इसके अंदर शामिल हो जाता है। जर्मन राज्य मतलब आज का जो जर्मनी है, 1834 में अगर हम लोग देखें तो वो एक देश नहीं था, वो क्या था दोस्तों, वो 39 अलग अलग भागों में बटा हुआ था, 39 अलग अलग भागों में बटा हुआ था, 39 से भी ज्यादा अलग अलग भागों के अंदर ये देश बटा हुआ था। पर्शिया जो जर्मनी के पास ही रहता था, उसने कहा कि आप सभी लोग अलग अलग हुए हो, क्यों ना एक हो जाओ और एक दूसरे के साथ फिर सही तरीके से व्यापार करो। तो व्यापार को मजबूत करने के लिए मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि क्योंकि एक क्षेत्र में अगर आप हैं और दूसरे क्षेत्र में अगर आपको जाना होता था तो आपको टैक्स देना पड़ता था, तो इससे व्यापारियों को घाटा होता था, और हर क्षेत्र की अपनी अपनी अलग अलग मुद्रा थी, अलग अलग करेंसी थी, है ना। जैसे आप भारत के संदर्भ में देखिए कि अगर आपको पंजाब से बिहार जाना है तो पंजाब की अलग करेंसी, बिहार की अलग करेंसी, तो कितना कंफ्यूजन होगा, व्यापार करना कितना मुश्किल होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इन सभी इलाकों के अंदर क्या किया, जो टैक्स लिया जाता है, चुंगी का मतलब क्या है, चुंगी मतलब होता है टैक्स, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए जो पैसा था उसे समाप्त किया गया। और मुद्राओं के जो अलग अलग प्रकार थे ना, वो 30 से भी ज्यादा अलग अलग मुद्राएं थी भैया, हर क्षेत्र की अलग अलग मुद्राएं, तो बड़ा कंफ्यूजन होता था। इसे घटाकर सिर्फ आपके कर दिए 2 मुद्राएं चलाई गई, 2 करेंसी आप देखते हैं कि इन सभी क्षेत्रों में चलानी शुरू कर दी गई। और इसी के साथ साथ रेलवे के नेटवर्क को बेहतर किया गया ताकि जो दूर दराज के क्षेत्र हैं वहां से बनने वाला सामान मेन शहर तक आ सके और फिर वो पूरे यूरोप तक जा सके। तो ये बड़े बदलाव आप देखते हैं कि इसके अंदर किए गए। और इसके जरिए आर्थिक राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद का मतलब देश प्रेम, हम अपने देश से प्रेम क्यों करें, क्योंकि हमारा देश हमें कुछ दे रहा है, हमारा देश हमें बिजनेस करने का मौका दे रहा है, हमारा देश हमें आगे बढ़ने का मौका दे रहा है।
तो जब देश के अंदर रहने वाले इन लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिला, अपने व्यापार को बदलने का मौका मिला, कम टैक्स इनसे लिया जाने लगा, इनको ज्यादा फैसिलिटीज मिलने लगी, रेलवे की सुविधाएं मिलने लगी, तो देश के लोगों में देश प्रेम की भावना पैदा होने लगी। तो ये कुछ बड़े बदलाव आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर उस समय के अंदर होते हैं यूरोप के अंदर 19वीं सदी के आसपास। अब अगला सवाल है दोस्तों, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं ग्रीस नामक देश की। सर ये ग्रीस कहां पड़ता है? चलिए एक एक करके ग्रीस ये कौन सा देश है, कहां पड़ता है, इसकी हम लोग कहानी को आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। किसी तरीके का कोई डाउट और कोई कंफ्यूजन आपको अपने सामने नहीं आने देना। चैप्टर काफी लंबा है दोस्तों, है ना, अलग अलग देशों की बातें हो रही हैं और हम हर एक कहानी को, हर एक बिंदु को एक कहानी के तरीके से आपके सामने पेश कर रहे हैं। पूरी बात करते हैं, आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप क्लास को पूरे तौर पर देखेंगे और किसी तरीके का कोई डाउट नहीं रहने देंगे। सवाल आपके सामने लिखा हुआ है दोस्त, लिखा है ग्रीस की आजादी पर एक टिप्पणी करें। ग्रीस, इसे इंग्लिश में ग्रीस कहा जाता है, हिंदी में इसको एक और नाम से पुकारा जाता है, इसको यूनान कहा जाता है। हाँ सर जी, ई देश का नाम सुने हैं हम यूनान देश का नाम सुने हैं। तो दोस्त यूनान भी कह लीजिए या फिर ग्रीस भी कह लीजिए, एक ही देश के दो हैं नाम। अब ये जो यूनान देश था, यहां पर भी लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई। राष्ट्रवाद मतलब देश प्रेम की भावना पैदा हुई। कैसे पैदा हुई? क्या ये देश कभी किसी का गुलाम था? जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ग्रीस की या फिर यूनान की। और यहां पर ये जो देश था ना, ये आजादी की कोशिश करता है, ये अपने आप को आजाद करने की कोशिश करता है। देखिए जो ग्रीस था, ये जो ग्रीस देश है, चलिए मानचित्र में आपको दिखाते हैं। ये रहा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा हमारा देश ग्रीस, ठीक है, यूनान जिसे हम कह रहे हैं। ये जो ग्रीस देश था, आप देखते हैं कि इस पर उस समय की एक बड़ी शक्ति ने शासन करा हुआ था। और उस बड़ी शक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? उस बड़ी शक्ति को हम लोग ऑटोमन साम्राज्य कहते हैं। ऑटोमन साम्राज्य ये क्या है सर? आज के समय में इसको हम लोग तुर्की कहते हैं। क्या कहा जाता है दोस्तों? तुर्की, अगर आपने सुना होगा, जिसका नाम आज इसे तुर्की भी कहा जाता है ना। तो आप देखें कि तुर्की या फिर तुर्की नामक जो देश था, उस समय से ऑटोमन साम्राज्य कहा जाता था। और इस ऑटोमन साम्राज्य ने ग्रीस पर कब्जा करा हुआ था। ग्रीस के जो लोग थे ना, ये ईसाई धर्म को माना करते थे, और ऑटोमन साम्राज्य के जो लोग थे वो मुस्लिम धर्म के थे। अब ये ऑटोमन साम्राज्य के लोग, मुस्लिम धर्म के जो लोग थे, ये इन ईसाई लोगों पर, क्रिश्चियन लोगों पर क्या करने लगे? अपनी विचारधारा को डालने लगे, अपनी संस्कृति को कहने लगे कि अपनाओ, हमारी जो मुस्लिम संस्कृति है उसे अपनाओ। ये ऑटोमन साम्राज्य के लोग कहने लगे। तो ग्रीस के लोगों को आया गुस्सा और उन लोगों ने आजादी की कोशिश की। 1821 में आप लोग देखते हैं कि यहां पर आजादी की कोशिश होती है। और ग्रीस के अंदर राष्ट्रवादी यानी कि जो देश प्रेम की भावना थी, इसका जनता ने क्या किया? बढ़ चढ़कर लोगों ने इसमें भाग लिया और अपने देश से ऑटोमन साम्राज्य को हटाने की कोशिश की, है ना। अच्छा, जो ग्रीस के लोग थे उनका यह मानना था कि जो हमारी संस्कृति है वो यूरोप के और दूसरे जो ईसाई देश हैं उनसे मिली हुई है, तो हम आपकी ये जो इस्लामिक संस्कृति है इसको नहीं मानेंगे, है ना। और जो यूरोप के और ईसाई देश थे उन्होंने भी ग्रीस का साथ दिया, है ना। फ्रांस हुआ, ब्रिटेन हुआ, इन देशों ने भी कहा कि हाँ, ग्रीस की एक अपनी संस्कृति है, ग्रीस को आजाद होने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। तो ऑटोमन साम्राज्य बड़ा शक्तिशाली इलाका था, इन लोगों ने ग्रीस पर कब्जा किया हुआ था। फिर आप देखते हैं कि ये जो मुस्लिम साम्राज्य था, इसके खिलाफ बड़े तौर पर क्या किया जाता है? विरोध होना शुरू हो जाता है। और फिर आप देखते हैं कि जनता पूरे तौर पर अपने देश को आजाद कराने की कोशिश करती है। उस समय के जो बहुत से कलाकार थे वो बहुत से गीत लिखते हैं, कहानियां लिखी जाती हैं, नाटक प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसमें देश की जनता से कहा जाता है कि बाहर के ये लोग हम पर शासन कर रहे हैं। देश के लोग नाटक देखते हैं, कहानियां देखते हैं, उनमें देश प्रेम की भावना पैदा होती है और फिर ये लोग ऑटोमन साम्राज्य को अपने आप से, अपने ऊपर से हटाने की पूरी कोशिश करते हैं। फिर 1832 में आप देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूपोल की एक ट्रीटी होती है, एक संधि होती है। संधि का मतलब वादा होता है। 1832 के अंदर 1821 में आजादी की कोशिश होती है और 1832 में ये जो ऑटोमन साम्राज्य था, तुर्की के लोग थे, वो ग्रीस को छोड़कर चले जाते हैं और उसी के बाद से आज तक ग्रीस आपको एक मजबूत देश के तौर पर दिख रहा है। तो ये जो देश प्रेम की भावना थी, इस देश प्रेम की भावना ने ही, इस राष्ट्रवाद की भावना ने ही ग्रीस को ऑटोमन साम्राज्य मुस्लिम शासकों से अलग कराया। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरी की पूरी कहानी रही। अगला सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अरे भैया, इतनी बार पेपर में पूछा जाता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमको ये वाला सवाल समझ में नहीं आता। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह आपके पेपर का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। इटली का एकीकरण बहुत अच्छा सवाल है, पेपर में यहां से सवाल बनता रहा है, ये सवाल बहुत बार आता रहा है। सबसे पहले क्यों ना हम एकीकरण, इसी शब्द के अर्थ को समझने की कोशिश करें। क्या लिखा है दोस्तों? यहां पर लिखा है एकीकरण। ठीक है, एकीकरण का मतलब क्या होता है कि आप लोग कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। बताइए दोस्तों कि एकीकरण का मतलब क्या होता है। चलिए मैं आपकी मदद करता हूं। एकीकरण का मतलब होता है इकट्ठा करना। क्या करना दोस्तों? इकट्ठा कर देना। आज का जो इटली है ये एक देश बना हुआ है।
क्या आज से 300 साल पहले ऐसे था? ऐसा नहीं था। ये अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था और इन अलग अलग हिस्सों को एक करा गया, इकट्ठा किया गया और उसके बाद एक देश बना दिया गया। इसे ही इटली का एकीकरण कहा जाता है। इटली का एकीकरण हुआ कैसे? इटली के एकीकरण में कौन कौन लोग शामिल थे और आखिर इटली का एकीकरण संपन्न कैसे हुआ? यह सवाल है, लॉन्ग सवाल है, अच्छा सवाल है, पेपर में पूछा जाता है। शुरुआत करते हैं, ठीक है जी। तो अगर हम लोग देखें दोस्तों कि आज का जो इटली है ना, आज से लगभग 300 साढ़े 300 साल पहले ये ऐसा नहीं था जैसा हम लोग देखते हैं। हम यहां पर देखते हैं, क्या देखते हैं दोस्तों, कि हम यहां पर अलग अलग प्रकार की चीजों को मुख्य तौर पर प्रस्तुत होते हुए देखते हैं, ठीक है जी। चलिए हम क्या देखते हैं कि इटली के इन इलाकों में इटली कैसा दिखता था? इस तरीके से दिखा करता था। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि इटली जो था वो हुआ करता था। इटली में हम लोग देखते हैं कि इटली 7 अलग अलग इलाकों में बटा हुआ था। तो याद कर लीजिएगा, जो इटली था वो 7 से भी ज्यादा अलग अलग इलाकों में बैठा हुआ था। एक कहलाता था सडोनिया, एक कहलाता था पिडमोंट, एक कहलाता था दक्षिणी भाग जिसे सिसिली कहा जाता है, एक कहलाता था इटली का मध्य भाग, एक कहलाता था इटली का उत्तर भाग। तो इटली 7 अलग अलग इलाकों में बटा हुआ था, ये एक देश नहीं था। और हर अलग अलग इलाके में अलग अलग लोग शासन कर रहे थे, है ना। तो अगर हम लोग देखें कि इटली जो था वो अलग अलग शासकों में बटा हुआ था। और मुख्य तौर पर अगर हम लोग देखें कि जो इटली का ये वाला इलाका था पिडमोंट और सडोनिया, इस पर असली इटली का राज परिवार, है ना, असली इटली का जो असली राजा था वो शासन किया करता था। इटली का जो असली राजा था, राज परिवार था, वो सडोनिया और पिडमोंट पर शासन किया करते थे। और दूसरे इलाकों पर अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो वहां पर अलग अलग लोगों ने कब्जा करा हुआ था, ठीक है। अलग अलग लोगों ने, आप देखते हैं कि उन लोगों ने कब्जा किया हुआ था। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने आपको, ये बताया कि जो सडोनिया और पिडमोंट नामक इलाका है, सडोनिया हुआ और आपका पिडमोंट हुआ, यहां पर असली राजा जो थे, इटली के जो असली राज परिवार थे, उनका शासन था, ठीक है। वहीं अगर हम लोग देखें कि जो उत्तरी भाग है, ये वाला जो क्षेत्र है, उत्तरी भाग जो है, इस क्षेत्र पर, इस पर एक और दूसरा देश था, ऑस्ट्रिया, है ना। ऑस्ट्रिया ने कब्जा करा हुआ था। इटली का इलाका था, लेकिन आप देखते हैं कि इटली के इस इलाके पर ऑस्ट्रिया ने कब्जा किया हुआ था। तो उत्तरी भाग पर आप देखते हैं कि ऑस्ट्रिया ने कब्जा करा हुआ था। ऑस्ट्रिया में हैब्सबर्ग साम्राज्य, वहां पर हैब्सबर्ग नामक राजा हुआ करते थे, उनका परिवार था, तो उन लोगों ने कब्जा किया हुआ था। इस ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग परिवार ने उत्तरी भाग पर इटली के। उसी के साथ अगर हम लोग मध्यम भाग की बात करें, अगर हम लोग मुख्य तौर पर क्या करें, अगर हम लोग इटली के मध्यम भाग, ये जो मिडिल पार्ट है, यहां पर एक और अलग लोग शासन कर रहे थे। इटली के मध्यम में वहां के जो पोप थे, पोप मतलब जो पादरी थे, उनका शासन था। वहीं अगर हम लोग देखें कि जो इटली का दक्षिणी भाग है, इटली का ये वाला जो हिस्सा है, दक्षिणी भाग, है ना, यहां पर स्पेन ने कब्जा किया हुआ था। यहां पर आप लोग देखते हैं कि स्पेन ने कब्जा किया हुआ था। तो 7 से भी ज्यादा अलग अलग इलाकों में बटा हुआ है, अलग अलग लोग यहां पर शासन कर रहे थे। तो इटली के अंदर ये पूरी स्थिति थी। अच्छा, और उसी के साथ साथ आप लोग देखें कि यहां पर अब इटली को एक करने की कोशिश की जाएगी और इटली का जो असली राज परिवार है, जो सडोनिया और पिडमोंट पर शासन करता है, वो पूरे इलाके को एक कर लेंगे, ये पूरे क्षेत्रों को जीतेंगे, ठीक है। अच्छा, इटालियन भाषा का कोई स्वरूप नहीं था। मुख्य तौर पर ये लोग इटली भाषा तो बोला करते थे, लेकिन इनमें एक अपनत्व की भावना नहीं थी, इन लोगों में अपनेपन की भावना नहीं थी, ये जुड़े हुए नहीं थे, है ना। तो ये पूरा का पूरा 1815 से पहले का हमने इटली आपके सामने बताया, किन किन इलाकों में कौन कौन लोग शासन कर रहे थे। सिर्फ सडोनिया पिडमोंट पर ही असली इटली का राज परिवार शासन कर रहा था। अब आगे क्या हुआ? अच्छा, आप देखते हैं कि ये मुख्य तौर पर क्या थे कि जो इटली भाषा का प्रयोग में लाया करते थे और इनमें ना ज्यादा प्रेम नहीं था। अलग अलग इलाकों में क्योंकि अलग अलग लोग शासन कर रहे हैं, तो जनता में ज्यादा इकट्ठे होने की कोशिश ही नहीं थी। लेकिन भैया चीज होती है, चीजें बदलती हैं, समय बदलता है और 1830 का समय आ जाता है। 1830 में एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है जोसेपे मेज़्ज़िनी, और इनको जोसेपे मैजिनी भी कहा जाता है ना। तो पेपर में दोनों नाम आ सकते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। आप देखते हैं कि जोसेपे मैजिनी या फिर जोसेपे मेज़्ज़िनी नामक ये व्यक्ति हैं, ये आते हैं। ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि ये जो 7 अलग अलग इलाके बटे हुए हैं ना, इनको इकट्ठा करना है भैया, अपने देश को हमें एक देश बनाना है। अब 7 अलग अलग भागों में बटे हुए हैं, ऐसा नहीं चलेगा, हमें अपने देश को एक इकट्ठा देश बनाना है और इटली गणराज्य यानी कि इटली एक देश बनाना है। उसकी सबसे पहली ख्वाहिश, सबसे पहली सोच, सबसे पहला प्रयास जोसेपे मैजिनी करते हैं और ये मुख्य तौर पर इसकी कोशिश करते हैं, ठीक है जी। फिर क्या होता है दोस्तों, 1831 में और 1848 के अंदर मुख्य तौर पर क्या किया जाता है, आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि सडोनिया और पिडमोंट, इसके जो शासक थे उन पर जिम्मेदारी आ जाती है। तो मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि सडोनिया और पिडमोंट
जो जहां पर असली इटली के राज परिवार शासन करते हैं, वहां की जो जनता थी वो अपने राजा से कहती है कि भैया हमें पूरे क्षेत्र पर, इलाके पे कब्जा करने की जरूरत है। कोशिश की जाती है लेकिन आप देखते हैं कि वो असफल हो जाती है। ठीक है जी, असफल हो जाती है। अब आगे देखते हैं। ठीक है जी, ये शासक हुआ करते थे सरडोनिया और पिडमोंट के, जो असली इटली के राजा हुआ करते थे ये और इनके लोग कोशिश करते हैं दूसरे क्षेत्रों पर कब्जा करने की, लेकिन वो असफल हो जाता है। अच्छा, इसी के साथ साथ ये देखते हैं कि ये जो सरडोनिया और पिडमोंट के शासक थे, सरडोनिया और पिडमोंट के शासक थे, ये क्या नाम है इनका, विक्टर एमोनियल। इनको समझ में आता है कि हमें क्या करना होगा, हमें ना अपने आप को सबसे पहले आर्थिक तौर पर मजबूत करना होगा। आप दुश्मन से कैसे जीत सकते हैं, जब आप खुद ही पावरफुल होंगे। तो इन्हें समझ में आता है कि हमें अपने इलाकों को, सरडोनिया पिडमोंट को मजबूत करना होगा, फिर हम लोग सारे इटली के इलाकों पर कब्जा कर लेंगे जो हमारे ही इलाके हैं। इसके लिए ये इटली को, अपने क्षेत्रों को क्या करते हैं दोस्तों, आर्थिक तौर पर मजबूत करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और यहां पर आप लोग देखते हैं कि एक आदमी की एंट्री होती। ये कौन है दोस्तों, इनका नाम है काउंट कावूर। ठीक है जी, ये जो थे, ये जो सरडोनिया और पिडमोंट, जहां पर असली इटली के राज परिवार और राजा राज करते थे, उनके प्रधानमंत्री थे। क्या नाम है दोस्तों, इनका नाम है काउंट कैमिलो दा कावूर, इनको कहा जाता है। ये बहुत ही तेज आदमी थे, बहुत चतुर आदमी थे, ये अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं और यही राजा से कहते हैं कि हमें ना आर्थिक तौर पर मजबूत होना होगा, तभी हम अपने इलाकों को कब्जे में ला सकते हैं। तो काउंट कैमिलो दा कावूर जो थे वो कहते हैं कि हमें अपने आप को मजबूत करना होगा और इसी में कोशिश की जाती है। और ये जो थे, ये मुख्य तौर पर क्या है, ये कोई क्रांतिकारी नहीं थे, लड़ने नहीं जाते, ये अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं और दिमाग का प्रयोग कर मुख्य तौर पर ये इटली को एक करने की कोशिश करते हैं। क्या, कहां से आते थे ये, इटली से ही थे, है ना। इटली के एक राज परिवार, एक ऊंचे घर में, पढ़े लिखे घर में पैदा हुए थे और उस समय के बहुत ही समझदार व्यक्तियों में से एक थे। और इनका क्या था, ये फ्रेंच भाषा पर भी महारत थे। तो ये इटालियन भाषा तो बोलते ही थे, उसी के साथ साथ ये फ्रेंच भाषा भी बोला करते थे, है ना। अब ये अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इटली है, इटली जो था वो 7 अलग अलग भागों में बटा हुआ था, है ना। और वहीं पर मैंने आपको बताया पीछे, अगर आपको याद होगा, कि ऑस्ट्रिया जो था, ऑस्ट्रिया ने इटली के भाग पर कब्जा किया हुआ था। और ये जो हमारे कवूर जी थे, इनको फ्रेंच भाषा भी आती थी। ये पता क्या करते हैं, ये फ्रांस से मदद मांगते हैं। ये कहते हैं फ्रांस से कि भाई देखो, ऑस्ट्रिया ये जो देश है, ये तुम्हारा भी दुश्मन है और ये हमारा भी दुश्मन है, क्यों ना हम लोग एक हो जाएं, है ना, क्यों ना हम लोग एक हो जाएं। तो कवूर जी फ्रांस के शासक से बात करते हैं और उसके बाद आप लोग क्या देखते हैं, उसके बाद एक आर्मी तैयार होती है, एक सेना तैयार होती है और इटली, सरडोनिया पिडमोंट जहां के प्रधानमंत्री हैं, और फ्रांस की सेना, दोनों सेना मिलती हैं और ऑस्ट्रिया पर हमला करती हैं। कब करती हैं, 1859 में, याद कर लीजिएगा। 1859 के अंदर मुख्य तौर पर क्या किया जाता है, कावूर जी, इनकी सेना और उसी के साथ फ्रांस की जो सेना थी वो ऑस्ट्रिया पर अटैक करती है और ऑस्ट्रिया हार जाता है, वो वाला इलाका जिस पर कब्जा किया होता है, और उस इलाके को फिर सरडोनिया पिडमोंट में मिला लिया जाता है। चलिए मानचित्र पर आपको दिखाते हैं दोस्तों, है ना, हम आपको मानचित्र पर दिखा देते हैं। यहां तक की कहानी अब तक हमने आपको क्या बताई। यहां पर हमने बताया कि सरडोनिया पिडमोंट जो था, यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे वो फ्रांस से मदद मांगते हैं और उसके बाद ये वाला जो इलाका था, उत्तरी इलाका, ये मिला दिया जाता है असली इटली राज परिवार के पास। फिर क्या होता है, अब इसके बाद, क्योंकि अभी तो सिर्फ ऑस्ट्रिया वाला इलाका जीता, अब तो पूरे इलाके को जीतना है। इसके बाद क्या किया जाता है, ये जो कावूर जी थे, ये एक आदमी को चुनते हैं, है ना, ये लड़ाई के लिए एक सेना तैयार करते हैं और इसके अंदर ये लोग क्या करते हैं, एक व्यक्ति को चुनते हैं। किसको चुनते हैं, इनका नाम है जोसेपे गेरिबाल्डी। अरे भैया बहुत ही जबरदस्त आदमी। तो जोसेपे गेरिबाल्डी आप यहां पर देख रहे हैं। तो ये जो गेरिबाल्डी जी थे दोस्तों, ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि भाई इटली को मैं एक कर ही रहूंगा, है ना। ये नाविक हुआ करते थे, नाव चलाते थे। जोसेपे गेरिबाल्डी इनको बुलाते हैं, कहते हैं कि हमें इटली को एक करना है, आप अपनी टीम बनाओ। ये कहते हैं जी हाँ बना लेंगे। ये अपने लोगों को इकट्ठा करते हैं, अपने साथियों को, एक सेना बनाई जाती है। ऑस्ट्रिया के इलाके को अब तक जीत लिया गया है ना। अब इनको जिम्मेदारी दी जाती है कि भाई दूसरे जो क्षेत्र हैं उनको कब्जे में करना है। और ये क्या करते हैं, ये 1860 के अंदर जो दक्षिणी भाग था जहां पर स्पेन के लोगों ने कब्जा किया हुआ था, गेरिबाल्डी जी क्या करते हैं, स्पेन के लोगों ने जहां पर कब्जा किया हुआ था, ये वाला जो क्षेत्र था, है ना, ये वाला जो इलाका था, गेरिबाल्डी यहां पर पहुंचते हैं। यहाँ के जो किसान थे उनको अपने साथ मिलाते हैं गेरिबाल्डी जी, यहाँ के किसानों को अपने साथ मिलाते हैं और स्पेनिश जो लोग थे, स्पेनिश जो राजा थे, उनको हटा देते हैं। तो सरडोनिया पिडमोंट के साथ स्पेन वाला हिस्सा भी मिल गया, ऑस्ट्रिया वाला हिस्सा भी मिल गया। उसी के साथ अब ये जो मध्यम वाला भाग था, जहां पर पोप राज किया करता था, जहां पर आप देखते हैं कि पादरी का शासन था, इसको भी देश में मिला लिया जाता है ना। और पूरा इटली जो था आप देखते हैं कि वो एकीकृत हो जाता है। और 1861 के अंदर क्या किया जाता है दोस्तों, 1861 के अंदर
विक्टर एम्यूनियल को समग्र इटली, पूरी इटली का शासक घोषित किया जाता है। तो ये जो 7 अलग अलग इलाके थे, इनको इन अलग अलग लोगों के द्वारा जीत लिया जाता है और इटली को एक समग्र देश बनाया जाता है। और फिर इटली क्या करता है, तेजी से अशिक्षा से अपने आप को अलग करता है, शिक्षा को मजबूत करता है और दुनिया में एक मजबूत देश बनता है। तो ये है इटली के एकीकरण की कहानी। कौन कौन लोग शामिल थे, कैसे कैसे पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ, उसको हमने समझा। अब इटली की कहानी तो हमने समझ ली और इटली एक देश कैसे बना उसको भी हमने आप सभी के साथ प्रस्तुत किया। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक दूसरे देश के बारे में डिस्कशन करेंगे जो जर्मनी कहलाता है। ये जो जर्मनी था दोस्तों, इसके बनने की भी कहानी बड़ी विचित्र है, इसकी बनने की भी कहानी बड़ी रोचक है। चलिए शुरुआत करते हैं, जर्मनी कैसे एक देश बना। तो जैसे इटली 7 अलग अलग भागों में बटा हुआ था, जो जर्मनी था वो एक देश बनने से पहले 39 से भी ज्यादा अलग अलग भागों में बटा हुआ था। तो इन 39 अलग अलग भागों को एक किया गया है ना। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो 1815 में एक घटना के बारे में मैं आपको बता देता हूं। आपको याद होगा फ्रांस में हमारा कौन शासक था दोस्तों, 1804 से 1815 तक एक व्यक्ति का शासन रहा है जिसने फ्रांस में बड़े बदलाव किए, जिसको हम लोग नेपोलियन कहते हैं। और ये जो नेपोलियन जी थे, ये क्या करते हैं दोस्तों, ये ही मुख्य तौर पर क्या करते हैं, 39 अलग अलग भागों को क्या करते हैं, तैयार करते हैं और इसी को बाद में फिर जर्मनी कहा जाता है। तो 1815 के अंदर ही मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि 39 अलग अलग भागों को एक ग्रुप, एक समूह बनाया जाता है, एक रूप दिया जाता है। तो नेपोलियन ने तो इस इलाके को मजबूत करने की कोशिश की थी, लेकिन नेपोलियन के जाने के बाद ये जो इलाका था, ये जो वर्तमान जर्मनी का क्षेत्र था, ये कमजोर होता है। इन सभी अलग अलग 39 इलाकों को एक देश में बनाने की सबसे पहली जो कोशिश होती है वो 1848 में होती है। जर्मनी के अंदर एक शहर पड़ता है, उसे कहा जाता है फ्रैंकफर्ट। वहां पर एक संसद लगती है। संसद का मतलब उस समय के लोगों को समझ में आता है कि भाई हम 39 अलग अलग भागों में बटे हुए हैं, हम सभी की अलग अलग मुद्रा है, हम सभी की अलग अलग, हम एक दूसरे से टैक्स लेना पड़ता है, हमारी भाषा तो एक है, हमारी संस्कृति तो एक है। 1848 में जर्मनी का एक शहर है फ्रैंकफर्ट, वहां पर यह कोशिश होती है कि हम क्यों ना अपने एक देश को एक देश बनाएं और देश को एक संविधान से चलाएं। क्या किया जाता है दोस्तों, आप देखते हैं कि लगभग 831 लोगों को चुना जाता है और उनको यह जिम्मेदारी दी जाती है कि भाई देश को एक करो। ये 831 लोग जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में जाते हैं, जर्मनी को एक करने की कोशिश करते हैं, जर्मनी का संविधान बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कोशिश विफल हो जाती है, असफल हो जाती है। ये लोग जर्मनी को एकीकृत नहीं कर पाते। तो ये जर्मनी को एक करने की सबसे पहली कोशिश आप 1848 में होते हुए देखते हैं, है ना। इन लोगों का ये मानना था कि जो जर्मनी देश बनेगा ना, उस समय के ये जो लोग थे जो 1848 में फ्रैंकफर्ट शहर में थे, इनका मानना था कि हमारे देश का कोई राजा नहीं होगा, देश के अंदर देश को संविधान से चलाया जाएगा और देश के बीच से ही कोई व्यक्ति आएगा जो देश को चलाएगा। लेकिन ये कोशिश असफल हो जाती है और उसके बाद एक अंकल जी आते हैं, एक नए व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है ऑटोमन बिस्मार्क। अच्छा, ऑटोमन बिस्मार्क जो है, आपको क्या दिखता है कि एक क्षेत्र है, जैसे ये जो 39 अलग अलग इलाके हैं, इन 39 अलग अलग इलाकों के पास ही एक क्षेत्र पड़ता है, एक देश पड़ता है जिसे पर्शिया कहा जाता है ना। ठीक है जी, तो 39 अलग अलग इलाकों के पास ही एक क्षेत्र पड़ता है, एक देश पड़ता है जिसे पर्शिया कहा जाता है। इस पर्शिया के आपको क्या दिखता है, मुख्यमंत्री, उसी के साथ साथ इन्हें प्रधानमंत्री भी माना जाता है। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि इन 39 अलग अलग इलाकों के पास ही एक क्षेत्र पड़ता है पर्शिया। उस पर्शिया नामक इलाके में आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री थे वहां के ऑटोमन बिस्मार्क जी। ऑटोमन बिस्मार्क जी जो थे ना, ये जर्मन कल्चर से जुड़े हुए थे। ये कोशिश करते हैं कि मैं जर्मनी को एक करूंगा और जर्मनी को पर्शिया से मिला दूंगा और एक देश बनाऊंगा। आप देखते हैं कि ये मुख्य तौर पर कोशिश करते हैं और इनको समझ में आता है कि भैया अगर हमें जीतना है इन सभी 39 अलग अलग इलाकों को और जर्मनी को एक देश बनाना है, तो उसके लिए मुझे पर्शिया को, जिस क्षेत्र का मैं प्रधानमंत्री हूं, उसे मजबूत करना होगा। तो ये अपने आप को आर्थिक तौर पर मजबूत करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो इटली था उस पर अलग अलग देशों ने कब्जा किया हुआ था, ऐसे ही जर्मनी पर भी अलग अलग देशों ने कब्जा किया हुआ था। कौन कौन से देश थे दोस्त, फ्रांस ने कब्जा किया हुआ था, डेनमार्क ने कब्जा किया हुआ था और ऑस्ट्रिया नामक ये जो देश था इसने कब्जा किया हुआ था। तो 7 सालों तक, है ना, 7 सालों तक लड़ाई चलती है इन 3 अलग अलग देशों से। कौन लड़ रहा है भैया, पर्शिया। और ये जो पर्शिया के शासक थे ऑटोमन बिस्मार्क, इन तीनों देशों को हराते हैं 7 सालों के अंदर। और उसके बाद मुख्य तौर पर जो जर्मनी की, आप देखते हैं कि जर्मनी के जो 39 अलग अलग भाग थे इनको एक करते हैं और जर्मनी को फिर एक एकीकृत देश बनाते हैं। और 1871 के अंदर, 1871 के अंदर हम देखते हैं कि जो पर्शा या फिर जो पर्शिया, जहां के प्रधानमंत्री थे, इनके जो राजा थे, उसी को पूरी जर्मनी का शासक घोषित कर दिया जाता है। ठीक है,
और इस तरीके से जर्मनी एक देश के तौर पर जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे। सवाल पूछा जा रहा है कि भैया ये फ्रैंकफर्ट संसद क्या है, फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में आप क्या जानते हैं। फ्रैंकफर्ट संसद की पूरी कहानी को आपको बताना है। तो फ्रैंकफर्ट, जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, कि एक शहर का नाम है जो जर्मनी में पड़ता है। यहां पर लोगों को समझ में आया कि हम सभी लोग एक ही हैं, और यहां पर मुख्य तौर पर जो मध्यम वर्ग के लोग थे, जो मिडिल क्लास लोग थे, ये हमेशा पढ़ा लिखा समाज रहा है, मिडिल क्लास लोग पढ़े लिखे थे। आज के समय में आप देखें ज्यादातर मिडिल क्लास लोग पढ़े लिखे होते हैं, तो उस समय के जो मिडिल क्लास लोग थे ये अधिकतर पढ़े लिखे थे, व्यापारी लोग थे। इनको समझ में आया कि हम लोग 39 अलग अलग भागों में क्यों बटे हुए हैं, क्यों ना हम एक देश बन जाए। और इसी के लिए क्या किया जाता है, फ्रैंकफर्ट शहर के अंदर ये लोग एकत्रित होते हैं, और यहां पर 1848 में 18 मई 1848 में 831 लोगों को चुना जाता है। और ये लोग क्या करते हैं भैया, ये लोग शहर में जुलूस निकालते हैं, और उसके बाद सेंट पॉल नामक एक चर्च था, वहां पर ये लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इनको काम दिया जाता है 831 लोगों को कि भाई देश को चलाने का संविधान बनाओ। संविधान मतलब देश को चलाने के लिए अब देश कानून से चलेगा, और इन 39 भागों को हमें एक करना होगा। और देश में राजा वाजा नहीं होगा, देश के अंदर क्या होगा, मुख्य तौर पर राजा तो होगा, मगर राजा की शक्तियां असीमित नहीं होंगी, राजा सीमित शक्तियों के साथ आपको दिखता है कि काम करते हुए दिखेगा। इस तरीके की बात यहां पर की जाती है। राजा जनता के प्रति जवाबदेह होगा, जनता पूछ सकती है कि राजा जी ये वाला कानून काहे बनाए, तो राजा को जवाब देना होगा। ये कोशिश इनसे कही जाती है। और उस समय के 1848 में जो पर्शिया के शासक थे, उनसे कहा जाता है कि हम अपने इन सभी 39 इलाकों को एक कर लेंगे, आप हमारे राजा बन जाना। तो ये कोशिश 1848 में जर्मनी को एकीकृत करने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये असफल हो जाती है ना, ये असफल हो जाती है, ये असफल हो जाती है, ये सफल नहीं हो पाती। ठीक है। और उस समय के जो राजा थे, राजा फेडरिक विलियम, ये मना कर देते हैं कि भाई मुझे नहीं बनना राजा वाजा, मैं तो पर्शिया को ही संभाल रहा हूं, उसी में खुश हूं। और इसी वजह से जो एकीकृत करने की कोशिश की जा रही थी पूरे जर्मनी को, 39 अलग अलग भागों को, वो असफल होती है। लेकिन बाद में आपने देखा दोस्तों कि 1871 में तो हो जाती है, जब बिस्मार्क जीत लेते हैं पूरे इलाके को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहां पर एक बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल यह है कि देश के अंदर जो यूरोप के अलग अलग देश थे, यहां पर लोगों के अंदर देश प्रेम को पैदा करने के लिए, राष्ट्रवाद को पैदा करने के लिए, राष्ट्रवाद की फीलिंग को पैदा करने के लिए चित्रों की मदद ली जाती है। जैसे आज के समय में भी हम लोग देखें, जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो उस समय हमारे प्यारे भारत देश के अंदर मुख्य तौर पर अधिकतर लोग पढ़े लिखे नहीं थे, निरक्षर थे, उन्हें पढ़ना नहीं आता था। ऐसी ही कहानी यूरोप की भी थी। तो देश के अंदर लोगों में देश प्रेम की भावना पैदा हो सके, इसके लिए क्या किया जाता है, आप देखते हैं कि उस समय के जो कहानीकार थे, चित्रकार थे, पेंटर्स थे, वो 2 मूर्तियों और पेंटिंग्स को बनाते हैं। इन्हें ही कहा जाता है मारियान और जर्मेनिया। और इनका क्या महत्व था पूरे यूरोप के अंदर देश प्रेम की भावनाओं को फैलाने में, उसे हम लोग देख रहे हैं। तो आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर ये है हमारी जर्मेनिया जी, और ये है हमारी मारियान जी। ठीक है जी, यहां पर दोनों साथ हैं। अच्छा, फ्रांस के अंदर मुख्य तौर पर क्या किया जाता है, एक महिला को चित्रित किया जाता है, एक महिला का रूप बनाया जाता है, जिसे हम लोग क्या नाम से पुकारते हैं, जिसे मारियान नाम कहा जाता है। और ये कहा जाता है कि जैसे आप अपनी मां से प्रेम करते हैं, उसी तरीके से फ्रांस भी आपकी मां ही है। ये जो मारियान है, ये फ्रांस देश की मां है। तो अपनी देश की सुरक्षा के लिए, अपनी माता की सुरक्षा के लिए आपको आना होगा। जैसे हमारे भारत देश के अंदर भारत माता को चित्रित किया गया था, और लोगों से अपेक्षा की गई थी कि जैसे आप अपनी माता की सुरक्षा करते हैं, अपनी माता को बचाने की कोशिश करते हैं, माता के लिए मर मिटने को तैयार होते हैं, ऐसे ही देश भी एक माता है। तो फ्रांस के अंदर लोगों को देश प्रेम से जोड़ने के लिए, देश को एक करने के लिए मारियान नामक इस महिला को चित्रित किया जाता है। और जर्मनी के अंदर क्या किया, जर्मनी के अंदर जर्मेनिया नामक महिला को चित्रित किया जाता है। ये जो दोनों नाम है, मारियान और जर्मेनिया, ये ईसाई धर्म में बहुत ज्यादा लोकप्रिय नाम है। अगर हम लोग देखें कि ये जो दोनों के दोनों महिलाओं को चित्रित किया गया है, ये गणतंत्र का मतलब कि भाई ये जनता की आवाज है, ये दोनों महिलाएं। और यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये लाल टोपी पहनी हुई है, आप देखें कि ये लाल टोपी पहनी हुई है, उसी के साथ इनके हाथ में देश का झंडा है, तिरंगा झंडा आपको दिख रहा है ना। और उसी के साथ आप देखते हैं कि इनकी जो मूर्तियां थी वो देश में अलग अलग इलाकों में लगाई गई थी, ताकि लोग इनकी मूर्तियों को देखें और उनको समझ में आए कि हमें अपने देश को माता के रूप में देखना है और देश को आजाद दिलानी है। और इनके ऊपर जर्मेनिया जो है, ये जो जर्मेनिया आपको दिख रही है दोस्तों, इसके ऊपर आप देखें कि यहाँ पर वुलत है ना, एक पौधा होता है, उसकी पत्तियां लगाई गई हैं, जो मुख्य तौर पर क्या है, एक प्रकार से शौर्य की, वीर गाथा की बात करती है। तो इसके जरिए लोगों में राष्ट्रवाद, देश प्रेम की भावना को पैदा करने की कोशिश की गई थी, जो पूरे तौर पर सफल हुई थी।
ठीक है जी, तो ये है मारियान और जर्मेनिया की कहानी। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि लौह और रक्त की नीति क्या थी। ये लोहे और रक्त की नीति क्या थी ये आपको बताना है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे बिस्मार्क जी थे उन्होंने 7 सालों में ऑस्ट्रिया से लड़ाई लड़ी, है ना। उसी के साथ हमने देखा कि उन्होंने फ्रांस से भी लड़ाई लड़ी, और उसी के साथ हमने देखा कि उन्होंने डेनमार्क से भी लड़ाई लड़ी, और इन तीनों देशों को हराया, ध्वस्त किया। और इन्होंने कहा था कि भैया हम लौह और रक्त की नीति लेकर आएंगे। तो लौह और रक्त की जो नीति थी वो बिस्मार्क ने दी थी 39 अलग अलग इलाकों को जीतने के लिए। और इसका मतलब यह था कि हम पूरे देश को एकीकृत करेंगे, जर्मनी के जो 39 अलग अलग भाग हैं इनको एकीकृत करेंगे। इसलिए लौह और रक्त की नीति बिस्मार्क के द्वारा दी गई थी। लौह और रक्त का मतलब क्या हुआ कि हम लोहा लेकर आएंगे और आपका खून बहा देंगे अगर आप हमारे विरोध में आएंगे, हमें अपना इलाका एक नहीं करने देंगे तो। ठीक है दोस्तों, अब अगला एक सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा जा रहा है कि मेटरनिक कौन था और यूरोपियन इतिहास में ये किस प्रकार से था। जैसा मैंने आपको बताया कि पुराने समय के अंदर फ्रांस की क्रांति से पहले यह माना जाता था कि राजा से प्रेम करो, शासक से प्रेम करो, यही असली देश प्रेम है। ऐसा देश प्रेम थोड़ी होता है भाई। देश के अंदर राजा आते जाते रहते हैं, शासक आते जाते रहते हैं, देश से प्रेम करना चाहिए। एक अंकल जी हैं, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है मेटरनिक, और ये जो मेटरनिक है ना, ये ऑस्ट्रिया नाम का देश था, इसका चांसलर था। चांसलर मतलब वहां का शासक था मेटरनिक। ये पुरानी सोच को माना करता था। मेटरनिक का ये मानना था कि राजा से ही प्रेम किया जाए, देश से प्रेम ना किया जाए। मेटरनिक खुद एक राजा था और इसका ये मानना था कि राजा से ही जो प्रेम है ना वही होना चाहिए। क्रांतियों को पसंद बिल्कुल नहीं करता था, और जो पुरानी व्यवस्था थी, जो पुरानी व्यवस्था थी उसका ये समर्थन था। और ये क्या करता है, ये जब नेपोलियन बदलाव लाने की कोशिश करता है, जब आपने देखा 1804 में नेपोलियन बदलाव लाने की कोशिश करता है, तो ये नेपोलियन से बहुत ज्यादा घृणा करता था। और ये पूरे यूरोप के अंदर क्या करता है, अपनी पुरानी व्यवस्था कि राजा से प्रेम करो, राजा के पास सारी शक्तियां हो, जनता राजा से डरकर रहे, इस प्रकार की व्यवस्था को लागू करने की कोशिश करता। तो मेटरनिक ये था जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जो पुरानी सोच को समर्थन करता था। ठीक है, और आप देखें कि मेटरनिक, अगला सवाल पूछा जाता है कि मेटरनिक युग क्या है। तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। जो वियना कांग्रेस होती है, वियना कांग्रेस क्या है दोस्तों, इसको समझ लेते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। वियना कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब एक मीटिंग होती है। जैसा मैंने आपको बताया था दोस्तों, आपको याद होगा 1804 में हमारे नेपोलियन जी शासक बन जाते हैं। और कब तक शासक रहते हैं दोस्तों, 1815 तक शासक रहते हैं, फ्रांस की गद्दी पर राजा बने रहते हैं। 1815 में होता क्या है कि भैया एक लड़ाई लड़ी जाती है। एक तरफ थे हमारे नेपोलियन जी, फ्रांस, और उसके खिलाफ कौन कौन आ जाता है दोस्तों, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया मतलब ये मेटरनिक ही आ जाता है लड़ने के लिए, क्योंकि पसंद नहीं करता था ये। उसी के साथ कौन आता है दोस्तों, उसी के साथ प्रशा कर एक देश था, वो आता है, जिसे हम पर्शिया भी कह रहे हैं। रूस आता है दोस्तों, रूस, और उसी के साथ ब्रिटेन। ये 4 अलग अलग देश एक तरफ, और हमारे नेपोलियन जी फ्रांस एक तरफ। ये सभी चारों देश इकट्ठे होकर फ्रांस पर हमला करते हैं 1815 में। वाटरलू, इस लड़ाई को वाटरलू की लड़ाई कहा जाता है, वाटरलू का युद्ध। इसमें नेपोलियन हार जाते हैं, उन्हें पकड़ा जाता है, उनको जेल में डाल देते हैं। और ये सभी जीते हुए जो देश थे, यहाँ के जो राजा थे, वो नेपोलियन के बदलावों को पसंद नहीं करते हैं। ये सभी देश और ये जो लोग थे, ये वियना नामक एक इलाका है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है, वहीं पर मिलते हैं और कुछ नियम बनाते हैं कि अब पूरे यूरोप के अंदर राजा ही सर्वप्रथम होगा, राजा के अनुसार ही कानून बनेंगे, जनता को डरकर रहना होगा। और इसी को क्या कहा जाता है, इसी को मेटरनिक युग कहा जाता है, जो 1848 तक आप चलते हुए देखते हैं। ठीक है जी, तो वियना सम्मेलन क्या था दोस्तों, 1815 में, जैसे मैंने आपको बताया, जब फ्रांस हार गया था, तो उसके बाद मुख्य तौर पर आप लोग क्या करते हैं कि बड़े बदलाव किए जाते हैं यूरोप के अंदर। क्या क्या बदलाव किए जाते हैं, सबसे पहले जो फ्रांस था, यूरोप का जो एक बड़ा शक्तिशाली देश था, नेपोलियन का जो देश था, उसे कमजोर किया जाता है। और फ्रांस के अंदर, जैसा मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, लुई 16वां था जिसको हटाया था। उसी बेकार राजा के जो वंशज थे उनको दोबारा गद्दी पे बिठा दिया जाता है। ये जो जीते हुए देश थे ना, ये जो जीते हुए देश थे, ये ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, पर्शिया और रूस, ये क्या करते हैं, नेपोलियन को तो पकड़ लेते हैं, अब फ्रांस में अपने हिसाब से राजा को बिठाते हैं। और मुख्य तौर पर लुई 18वां कर एक राजा था, बोरबोन वंश का, उसे स्थापित किया जाता है। जो इटली था उसकी शक्ति को कम किया जाता है। जो जर्मनी महासंघ था, जो नेपोलियन ने बनाया था 39 इलाकों के अंदर मजबूत करने की जिसे कोशिश की जा रही थी, नेपोलियन ने जिसे गठित किया था शुरुआत में, उसे भी ये लोग क्या करते हैं, कमजोर करने की कोशिश करते हैं। तो वियना कांग्रेस में मुख्य तौर पर ये सभी चीजें आप लोग होते हुए देखते हैं। तो वियना कांग्रेस 1815 में होती है, जिसके अंदर क्या किया जाता है, जो बूढ़ा राजवंश था, बूढ़ा राजवंश मतलब लुई 16 का परिवार था, उसे वापस क्या किया जाता है, फ्रांस की गद्दी पर बिठाया जाता है। फ्रांस में दोबारा से राजाओं को महान मनाया जाता है, जनता के अधिकारों को कम किया जाता है।
और लुई 18 को बिठा दिया जाता है गद्दी पर, और ये सभी जो राजा को सर्वप्रिय मानते हैं, पुरानी सत्ता को वापस लाया जाता है कि राजा ही सर्वप्रिय है। ये वियना कांग्रेस के अंदर हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, 1848 के अंदर भी फ्रांस के अंदर एक क्रांति होती है, और ये क्रांति क्या थी और इस क्रांति के क्या कारण थे, क्या पूरी की पूरी कहानी रही थी, इसको हमसे पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो यहां पर लिखा है भैया 1848 में फ्रांस के अंदर एक क्रांति होती है। एक तो 1789 में हमने क्रांति के बारे में पढ़ा जिसमें लुई 16 को हटा दिया जाता है। 1848 में भी एक क्रांति होती है, और 1889 में एक क्रांति हुई, उसी के साथ 1830 में भी एक क्रांति होती है, और फिर एक 1848 में भी होती है। ठीक है, 1830 में जो क्रांति हुई थी उसके अंदर लुई फिलिप कर एक व्यक्ति था, इसे फ्रांस का राजा बनाया जाता है। लेकिन ये जो व्यक्ति था ये सही तरीके से शासन को नहीं चला पाता, तो जनता क्या करती है, इसको हटाने की कोशिश करती है 1848 के अंदर। और ये लोग मुख्य तौर पर क्या करते हैं, लुई फिलिप के पास कोई सुधार नहीं होता कि वो देश में महंगाई को कैसे खत्म करे, देश के अंदर जनता को कैसे साथ लेके चले, देश के अंदर सबको कैसे बेहतर जीवन दे, ये कोई आइडिया नहीं होता फिलिप के पास। और इसीलिए क्या हो जाता है, वो सुधारात्मक कानून नहीं बना पाता, देश के अंदर से भूखमरी बेरोजगारी को वो हटा नहीं पाता। तो जो देश के अंदर बदलाव लाने वाले लोग थे वो इकट्ठा हो जाते हैं 1848 में फ्रांस के अंदर ही। और उस समय का जो शासक था लुई फिलिप, इससे कहते हैं कि भैया अब तुम्हें जाना होगा। ठीक है, और मुख्य तौर पर क्या किया जाता है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में बड़े तौर पर जनता इकट्ठी हो जाती है, गोलीबारी चलती है, और इसे ही 1848 की क्या किया जाता है, क्रांति के तौर पर जाना जाता है, जिसमें राजा को हटाने की कोशिश की जाती है क्योंकि राजा सही तरीके से कानून नहीं बना रहा था। अगला सवाल है, तो यूरोप के अंदर हमने अलग अलग देशों के बारे में पढ़ा, हमने जर्मनी के बारे में पढ़ा, ग्रीस के बारे में पढ़ा, इटली के बारे में पढ़ा। अब यहां पर एक देश है दोस्तों, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। देश नहीं है, बेसिकली बहुत सारे देशों का समूह है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बाल्कन कहते हैं। बाल वो वाले बाल नहीं है दोस्त, ये अलग बात है। यहां पर बात हो रही है बाल्कन प्रदेश के बारे में। ये बाल्कन प्रदेश क्या है और यहां पर देश प्रेम की भावना कैसे पैदा हुई, इसको पूछा जा रहा है। देखिए आज के समय में अगर हम लोग देखें तो जैसे आपका कौन कौन से देश हुए, जैसे आपका सर्बिया हुआ, जैसे आपका बोस्निया हुआ, जैसे आपका क्या हुआ, रोमेनिया हुआ, कोसवो हुआ, बुल्गारिया हुआ, अल्बेनिया हुआ, इन सभी क्षेत्रों को क्या कहा जाता है दोस्तों, इन सभी इलाकों को एक देश के नाम, एक क्षेत्र के नाम से पुकारते हैं। इन्हें बाल्कन कंट्रीज कहा जाता है या फिर बाल्कन प्रदेश कहा जाता है। इन बाल्कन प्रदेशों पर आप देखते हैं कि जो ऑस्ट्रिया ऑटोमन साम्राज्य था, ऑटोमन साम्राज्य यानी कि जो तुर्की देश था जिसने ग्रीस पर भी कब्जा किया हुआ था, है ना, मैंने बताया था आपको। तो ऑटोमन साम्राज्य ने, तुर्की ने इस पूरे बाल्कन इलाके पर कब्जा किया हुआ था, इन सभी देशों पर कब्जा किया हुआ था। और इन सभी देशों के अंदर जो लोग थे उनके अंदर देश प्रेम की भावना पैदा होती है नाटकों के जरिए। लोगों को नाटकों के जरिए देश प्रेम की तरफ जोड़ा जाता है, कहानियों के जरिए बताया जाता है। अच्छा, ये जो ऑटोमन साम्राज्य था, जैसे मैंने बताया कि मुस्लिम विचारधारा को मानता था, और ये मुख्य तौर पर क्या है, इन लोगों पर अपनी विचारधारा को डालने की कोशिश करता है। ये लोग ईसाई धर्म से संबंधित थे और ये लोग इस बात का विरोध करते हैं। और मुख्य तौर पर क्या किया जाता है दोस्तों, आप देखते हैं कि ये लोग आजाद होने की कोशिश करते हैं। ये जो बाल्कन के अलग अलग क्षेत्रों के लोग थे, ये अपने आप को ऑटोमन साम्राज्य, मुस्लिम शासकों से अलग होने की कोशिश करते हैं, और ये सभी लोग एक एक कर विरोध करने लग जाते हैं। ये अपनी आत्मता यानी कि इकट्ठे होने की बात करते हैं कि हमें इकट्ठा होना होगा, ये इकट्ठे हो जाते हैं, और उसके बाद एक जबरदस्त लड़ाई के बाद ऑटोमन साम्राज्य इन क्षेत्रों से अलग हो जाता है धीरे धीरे कर, और ये क्षेत्र फिर स्वतंत्र हो जाते हैं, है ना। तो इनके अंदर इस देश को एक करने में, मुख्य तौर पर इन सभी देशों को स्वतंत्र करने में नाटक, गीतों की मदद बहुत ज्यादा ली जाती है। और यहां पर दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि इस चैप्टर से संबंधित सभी जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल रहे थे उनको एक एक कर हमने आप सभी के सामने पेश किया। हम उम्मीद करते हैं कि जो सवाल आपके सामने पेश किए गए हैं यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। इस पूरे चैप्टर को हमने क्वेश्चंस की फॉर्म में आपके सामने रखा है, और अब आप लोगों को क्या करना है, क्योंकि आप लोगों ने डिमांड की थी कि सर यूरोप में राष्ट्रवाद वाला ये जो चैप्टर था इसको जरूर कराइएगा, इस चैप्टर को हमने आपके सामने पेश किया है। अब आप लोगों को बताना है कि अगली क्लास आप कौन से चैप्टर की कराना चाहते हैं, चाहे वो भूगोल का हो, चाहे वो इतिहास का हो, चाहे वो राजनीतिक विज्ञान का हो, चाहे वो आप किसी भी पार्ट का देखते हैं, है ना। आप जरूर उस चैप्टर का नाम लिखें जिस चैप्टर की सबसे ज्यादा होगी डिमांड और जो पेपर के संदर्भ में होगा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, उसे हम लोग आपके सामने रखेंगे। उसी के साथ साथ दोस्तों आपको हमारी इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। बताइए दोस्तों को कि भैया पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम आपकी मदद के लिए पूरे तौर पर तत्पर है, और इन सभी सवालों को आप अपने पेपर के अंदर जरूर आते हुए देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा चैप्टर हमने इन सभी सवालों के जरिए कंप्लीट कर लिया है। आशा है कि आपको हमारी आज की क्लास बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। आप लोगों से मुलाकात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, और उसके अंदर एक नए अध्याय के साथ बहुत जबरदस्त तरीके से उस पूरे चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग अपना ध्यान रखें।
PW हिंदी मीडियम के साथ जुड़े रहें, अपनी पढ़ाई को मजबूत करते रहें। धन्यवाद।